हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताया कि जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, ध्यान देना, अपघटन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 आपको समझाया था, ध्यान देना, नंबर 1 आपको बताया था ताप या ऊष्मीय अपघटन। नंबर 1 ताप या ऊष्मीय अपघटन। नंबर दूसरा जो था, नंबर दूसरा प्रकार बताया था विद्युत अपघटन। और नंबर तीसरा आपको पढ़ाया था प्रकाश अपघटन। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके वेग के आधार पर, कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो वेग के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मंद अभिक्रिया और नंबर दूसरी तीव्र अभिक्रिया। नंबर 1 मंद अभिक्रिया और नंबर दूसरी जो थी वो तीव्र अभिक्रिया। मैंने आपको बताया था कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वेग के आधार पर, किसके आधार पर? वेग के आधार पर या लगने वाले समय के आधार पर, या लगने वाले समय के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया, और नंबर दूसरी होती है मंद अभिक्रिया। तो देखिए प्रिय छात्राओं, नंबर 1 हेडिंग डाल देना आप तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। ध्यान देना, कौन सी अभिक्रिया? तीव्र अभिक्रिया। तो समझना बहुत महत्वपूर्ण आपकी अभिक्रियाएं, और आपको वेग के आधार पर या समय के आधार पर, यानी वेग के आधार पर या समय के आधार पर, मैंने प्रश्न लिखाया था कि किसी अभिक्रिया के वेग या लगने वाले समय के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने बताया था वेग या समय के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2। नंबर 1 होती है तीव्र अभिक्रियाएं और नंबर दूसरी होती है मंद अभिक्रियाएं। आई बात समझ में? अब देखिए तीव्र अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, या तीव्र अभिक्रिया की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। तो समझना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ध्यान देना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अधिक तेज गति से संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत तेज गति से क्या होती हैं? संपन्न होती हैं, और उनके वेग को आसानी से नहीं मापा जा सकता, यानी उनका जो वेग होता है उस वेग को हम आसानी से नहीं माप सकते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझना, ध्यान देना कि भाई तीव्र अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अधिक तेज गति से कैसी होती हैं? संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अधिक तेज गति से संपन्न होती हैं और उनके वेग को आसानी से नहीं मापा जा सकता है, इन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं। एक बात ध्यान रखना, तीव्र अभिक्रियाएं मतलब है कि ये अभिक्रियाएं जो होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ये पलक झपकते ही क्या हो जाती हैं? संपन्न हो जाती हैं। आई बात समझ में? ये पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना कि जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं ये सामान्यतः आयनों के मध्य में होती हैं। किसके मध्य में होती हैं? आयनों के मध्य में होती हैं। आयन मैंने आपको बताए थे कि जो आयन होते हैं, आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, जिनको हम धनमूलक और ऋण मूलक के नाम से भी जानते हैं। साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि अधिकांश जो धातु होते हैं, आवर्त सारणी में कितने तत्व पाए जाते हैं? 118। जो अपनी आवर्त सारणी है उसमें कितने तत्व पाए जाते हैं? 118 तत्व पाए जाते हैं। और 118 तत्वों में जो धातु हैं, जो क्या है? धातु हैं। धातु अधिकांशतः धनायन बनाते हैं, यानी धातुओं की जो संयोजकताएं होती हैं वो किसमें होती हैं? प्लस में होती हैं, धनात्मक होती हैं, अधिकतर इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं।
और जो अधातु होते हैं, अधातुओं की जो संयोजकता होती है सामान्यतः लगभग ऋणायन में होती हैं। कैसी होती है? ऋणायन, ऋण मूलक होते हैं। आई बात समझ में? तो जो तीव्र अभिक्रियाएं, ध्यान देना प्रिय छात्राओं, जो तीव्र अभिक्रियाएं ये हमेशा आयनों के मध्य में होती हैं। किसके मध्य में होती हैं? आयनों के मध्य में। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में 3 प्रकार के बंध बताए थे। बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सहज संयोजक बंध। कौन से होते हैं? सहज संयोजक बंध। नंबर दूसरे होते हैं आयनिक बंध, और तीसरे बताए थे मैंने उपसहज संयोजक बंध। तो जो आयनिक बंध जो होते हैं और आयनिक बंध जिनके मध्य में पाया जाता है वे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। कौन से यौगिक कहलाते हैं? आयनिक यौगिक। जैसे NaCl जो है ये आयनिक यौगिक का उदाहरण है। यानी NaCl किसका? एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है। आई समझ में? तो इसमें आप ध्यान रखना प्रिय छात्राओं की जो तीव्र अभिक्रिया होती है ना, ये पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं और इतनी अधिक तेजी से संपन्न होती हैं कि इनके वेग को हम आसानी से नहीं माप सकते। इनके वेग को आसानी से नहीं मापा जा सकता है। और ये अभिक्रियाएं जो होती हैं सामान्यतः क्या होती हैं? आयनों के मध्य में होती हैं। जैसे उदाहरण से समझो कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, यानी प्रबल अम्ल है और क्या है? प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है ना, ये 10⁻⁻10 सेकंड में क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं, तो ये अभिक्रिया यानी 10⁻10 सेकंड में क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। और प्रबल अम्ल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं या दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, या प्रबल क्षार क्या है और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। प्रबल अम्ल के बारे में बताया था कि मैंने बे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अधिक संख्या में, किसमें? अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी बे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और प्रबल अम्ल के मैंने 3 उदाहरण भी बताए थे भाई, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। तो इसकी मैंने ट्रिक्स बताई थी कि हसना प्रबल अम्ल है। हसना, तो देखिए हा से क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। सा से क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। और ना से क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। तीनों ही प्रबल अम्ल हैं। इसी तरह प्रबल क्षार, और प्रबल क्षार के बारे में मैंने बताया था आपको कि बे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर और अधिक संख्या में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। और आपके सिलेबस में प्रबल क्षार के 2 उदाहरण दे रखे हैं। NaOH सबसे प्रबल क्षार, इसकी pH तो 14 होती है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण तो बनते हैं। ये मैंने जो लवण पढ़ा रहा था आपको तो बताए थे, लवण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उदासीन लवण, नंबर दूसरे कौन से होते हैं अपने? नंबर दूसरे अपने बताए थे मैंने अम्लीय लवण, और नंबर तीसरे आपको बताए थे क्षारीय लवण। कौन से? क्षारीय लवण। और उसमें मैंने आपको ये भी समझाया था पाठ नंबर 5 में कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण का निर्माण होता है, और इनकी pH लगभग 7 होती है। कितनी होती है? 7। आई बात समझ में? pH के बारे में भी बहुत मैंने आपको समझाया। pH 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, और pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और मैंने आपको बताया था जिनकी pH 0 से 7 के मध्य में होती है, जिन विलयनों की, वो कैसे होते हैं? अम्लीय। जिनकी pH 7 होती है वो कैसे होते हैं? उदासीन। तो शुद्ध जल है, नमक है, इनकी जो pH होती है कितनी होती है? 7 होती है। और जिनकी pH 7 से और 14 के मध्य में होती है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो देखिए चलते हैं सिलेबस की तरफ, और सिलेबस में मैंने आपको
जो प्रारंभ किया है आज का टॉपिक, यानी वेग के आधार पर, किसके आधार पर, वेग के आधार पर जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। मैंने बताया वेग के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। और तीव्र अभिक्रिया की मैंने परिभाषा भी आपको बता दी कि भाई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत तेजी से संपन्न होती है या उसके वेग को मापा नहीं जा सकता है उसे हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो पलक झपकते ही क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। और ये अभिक्रिया हमेशा आयनों के मध्य में होती हैं, जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है परस्पर, उसमें केवल 10⁻⁻10 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। आई बात समझ में। अब इसको आप नोट कर लो, हैंड डालना, तीव्र अभिक्रियाएं। और तीव्र अभिक्रिया में डेफिनेशन लिखना है इसकी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ध्यान देना प्रिय छात्र, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, नोट करना है इसको फेयर कॉपी में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अधिक तेज गति से, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अधिक तेज गति से, जो अधिक तेज गति से, जो अधिक तेज गति से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अधिक तेज गति से संपन्न होती हैं, किससे, तेज गति से, नोट करना, संपन्न होती हैं, तेज गति से संपन्न होती हैं, तेज गति से संपन्न होती हैं, तेज गति से संपन्न होती हैं। और उनके वेग को नोट, आगे नोट करना, और उनके वेग को, और उनके वेग को, और उनके वेग को आसानी से नहीं मापा जा सकता है। और उनके वेग को आसानी से, आसानी से नहीं मापा जा सकता है। और उनके वेग को आसानी से नहीं मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है, नहीं मापा जा सकता है। इन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। कैसी अभिक्रियाएं कहते हैं, इन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। नोट करना इस बात को, इन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं, इन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं, इन्हें तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करना, और पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि ये पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं। यानी जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं इनकी विशेषताएं ये पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया उदाहरण देके कि भाई जो प्रबल अम्ल है और क्या है, प्रबल क्षार है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है ये 10⁻⁻10 सेकंड, बहुत न्यून समय, यानी पलक झपकते ही क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। तो इस बात को आप नोट कर लो अपनी फेयर कॉपी में, लिखना कि ये पलक झपकते, ये पलक, यानी ये पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं। तो इसको नोट करना प्रिय छात्राओं, ये पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, तीव्र अभिक्रियाएं। तो ये पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं, ये पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं। और जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं ना, ध्यान रखना, ये हमेशा आयनों के मध्य में होती हैं। ये अभिक्रियाएं सामान्यतः कहाँ होती हैं, आयनों के मध्य में होती हैं। तो इस बात को भी नोट कर लेना। ये अभिक्रियाएं सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इस बात को नोट कर लेना। ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य में, किसके मध्य में, आयनों के मध्य में। आयन जो होते हैं जिनको धनमूलक और ऋणमूलक के नाम से भी जानते हैं, और अधिकांश धातु जो होते हैं वो धनमूलक यानी धनायन बनाते हैं, और अधातु जो होते हैं वो अधिकांशतः ऋणायन बनाते हैं।
आई बात में, क्योंकि संयोजकता के आधार पर चलते हैं कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और कॉन्सेल लुईस नामक वैज्ञानिक ने 1916 में एक अष्टक सिद्धांत दिया था कि बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो या तो वे इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करते हैं, देते हैं, या किसी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपना स्वायत्त कैसा करते हैं, पूर्ण करते हैं, या उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आई समझ में? तो किसी को देते हैं तो देने वाले क्या हो गए, दाता। क्या हो गए, दाता। तो संयोजकता किस में आ जाएगी, प्लस में। और किसी से लेते हैं तो क्या हो गई कि ऋणी हो गई। तो संयोजकता किस में होती है, माइनस में। किस में होती है, माइनस में। आई बात समझ में? तो इस बात को नोट कर लेना। ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य में, ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य में होती हैं सामान्यतः। ये अभिक्रिया आयनों के मध्य में होती हैं, वो भी कैसे, सामान्यतः होती हैं। तो ध्यान देना, तीव्र अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो अधिक तेज गति से संपन्न होती हैं और उनके वेग को आसानी से नहीं मापा जा सकता है, इन्हें हम तीव्र अपक्रियाएं कहते हैं। और एक पलक झपकते ही संपन्न हो जाती हैं। ये अपक्रियाएं आयनों के मध्य में होती हैं। उदाहरण लिखना, उदाहरण से देखिए कि प्रबल अम्ल की जो परिभाषा और इसके जो उदाहरण हैं, मैंने आपको पाठ नंबर जो 5 पढ़ाया था, दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन, उसमें आपको प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, चारों की डेफिनेशन आपको बताई और उनके उदाहरण मैंने आपको समझाए। भाई कौन कौन से प्रबल अम्ल हैं, कौन दुर्बल अम्ल हैं, कौन प्रबल क्षार है और कौन दुर्बल क्षार है। आई समझ में? तो पाठ नंबर 5 जो आपको लिखा दिया है, कंप्लीट है, पूरा समझा दिया है। तो उसमें आप ध्यान से और उसको आप रिवाइज करो। तो देखिए, प्रबल अम्ल, उदाहरण में ध्यान देना, प्रबल अम्ल कैसे अम्ल है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार, व प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है, यानी उदासीन लवण बनाते हैं। ध्यान देना, समझना, पाठ नंबर 5 में आपको मैंने बताया भी था कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। कल मैंने बताया है, लिखाया भी है आपको कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परस्पर अम्ल और क्षार परस्पर क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था अम्ल और क्षार जो होते हैं ना, अपने गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षार अपने गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। जैसे कि अम्ल का सामान्य गुण क्या होता है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्षार जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, कड़वे। तो ये अपने गुणों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, और गुणों को खो के क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उदासीन। तो अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस किसका निर्माण होता है, जल का। लवण प्लस किसका निर्माण होता है, जल का। और लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन। ठीक है ना। अब उदासीन क्यों बने हैं भाई, उदासीन कब बनते हैं कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करेंगे तो बनने वाले लवण कैसे होंगे, उदासीन होंगे। इस बात को ध्यान रखना, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं ना, तभी उदासीन लवण का निर्माण होता है। अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्या है, क्षार है, तो बनने वाले लवण कैसे होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं, क्योंकि अम्ल कैसा है, यहाँ पर जो क्रिया कारक हैं, क्रिया कारक में जो अम्ल है वो कैसा है, प्रबल अम्ल है। और प्रबल अम्ल होने की वजह से उत्पाद में प्रबल अम्ल अपने गुणों को क्या करता है, प्रकट करता है। तो अपने गुणों को जो प्रकट करेगा तो कैसे लवण बनेंगे, अम्लीय। कैसे बनेंगे, अम्लीय। अब माना कि अम्ल कैसा है, दुर्बल है, और क्षार कैसा है, माना कि प्रबल है, तो प्रबल क्षार है, तो बनने वाले लवण कैसे होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे। क्योंकि पाठ नंबर 3 में आपने पढ़ा है प्रभावता का लक्षण। जो प्रभावी होता है वो अपने लक्षणों को क्या करता है, प्रकट करता है। तो इसके आधार पर मैंने लवण आपको 3 प्रकार बताए। नंबर 1 उदासीन लवण। तो उदासीन लवण का निर्माण तभी होगा जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करेंगे। अम्लीय लवण का निर्माण कब होगा, अम्लीय लवण का निर्माण तब होगा जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार परस्पर अभिक्रिया करेंगे। और
क्षारीय प्रकृति के जो लवण है उनका निर्माण जब होगा जब क्षार कैसा होगा, प्रबल होगा, प्रबल क्षार होगा, और अम्ल कैसा होगा, दुर्बल होगा। तो बनने वाले लवण जो होगा वो कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इनकी पीएच सामान्यतः 7 से कैसी होती है, अधिक होती है। आई बात समझ में? तो नोट करना इस बात को कि प्रबल अम्ल, क्यों देखो अम्ल और क्षार वो बात एक दूसरे हो गई भाई। अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कह देते हैं। और उत्पन्न हुई ऊष्मा को हम उदासीनीकरण की ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं, कि उत्पन्न हुई जो ऊष्मा होती है, उत्पन्न हुई जो ऊष्मा होती है उसको हम उदासीनीकरण की ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं। तो वे बात एक दूसरी हो गई, वे उदासीनीकरण की अभिक्रिया वाली बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ना, वो लवणों का बता रहा हूँ कि भाई लवण जो होगा ना, उदासीन लवण का निर्माण तभी होगा जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करेंगे। अगर इनमें से कोई सा भी दुर्बल है तो वो उदासीन लवण नहीं बनेगा, फिर वो उस प्रकृति का बनेगा जो उसमें प्रबल है, क्यों प्रबल के गुण प्रकट होते हैं उस समय। आई बात समझ में? नोट करना उदाहरण को कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया 10 की पावर -10 सेकेंड, यानी 10 की यानी पावर यानी घात हो गई उसकी 10 की पावर -10 सेकेंड, 10 की पावर -10 सेकेंड में पूरी हो जाती है। 10 की पावर -10 सेकेंड में पूरी हो जाती है। गौर देना उदाहरण को। और एक उदाहरण इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है 10 की पावर -10 सेकेंड में पूरी हो जाती है। तो देखिए कितना समय लगा है, बहुत तेजी गति से संपन्न हुई है, यानी पलक झपकते ही क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। और जो अभिक्रियाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती हैं या जिनके वेग को हम माप नहीं सकते, क्या कहलाती हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे HCl, HCl कैसा है भाई, प्रबल अम्ल है, क्योंकि इसकी पीएच कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है, 0, शून्य होती है। तो HCl कैसा है, प्रबल अम्ल है। और ये क्रिया कर रहा है किसके साथ, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी प्रबल क्षार कहते हैं, क्योंकि NaOH जो होता है ना, इसकी पीएच कितनी होती है, 14 होती है। आई बात समझ में? अभिक्रिया के बाद ये बना रहे हैं NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। सामान्य या व्यापारिक नाम नमक, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र NaCl। क्या बना दिया, NaCl। और क्या बनाता है, जल का निर्माण होता है, क्यों, उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो ये जो अभिक्रिया हुई है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य में, इस अभिक्रिया को पूरा होने में केवल 10 की पावर -10 सेकेंड का क्या लगता है, समय लगता है। यानी कि ये अभिक्रिया इतनी तेजी से संपन्न होती हैं कि इनको वेग को आसानी से नहीं मापा जा सकता है, आसानी से नहीं मापा जा सकता है, क्योंकि ये अभिक्रियाएं होती हैं जो पलक झपकते ही क्या हो जाती हैं, संपन्न हो जाती हैं। इसलिए तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कोष्टक में इसका समय लिख लेना, 10 की पावर -10 सेकेंड। आई बात समझ में? ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। तो ये आपका एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपका और इसमें समझाता हूं कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को मिलाते ही, यानी जैसे सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो जो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अपक्षेप होता है वो क्या होता है, तुरंत प्राप्त हो जाता है। यानी सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते ही सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अपक्षेप प्राप्त हो जाता है। यानी पलक झपकते ही सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अपक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में कि ये अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि इधर हमने क्रियाकारक के तो मिलाई नहीं कि उत्पाद बन के तुरंत क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। यानी अभिकारकों को मिलाया और उधर तुरंत क्या हो जाते हैं, उत्पाद तैयार हो जाते हैं, समय नहीं लगता है। जैसे दूध से दही का बनना, अब दूध से जब दही बनती है
रासायनिक परिवर्तन है, एक नया पदार्थ बन रहा है, लेकिन इसमें क्या लगता है, समय लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। लोहे पर जंग का लगना, क्या लोहे पर जंग एक दिन में लग जाती है, नहीं लगती, इसमें भी क्या लगता है, समय लगता है। तो समय लग रहा है तो कौन सी अभिक्रियाएं हो गई, ये मंद अभिक्रियाएं होती हैं। कैसी अभिक्रियाएं होती हैं, मंद। लेकिन जो पलक झपकते ही क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें हम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। इनके समय को हम नहीं माप सकते। इस उदाहरण को भी आप नोट कर लो। तो लिखना पहले कि सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, प्रबल अम्ल है HCl, pH इसकी 0 होती है, 0 होती है। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते ही क्या हो जाता है, मिलाते ही सिल्वर क्लोराइड का, किसका, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यानी सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप। और अवक्षेप क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप को मैं ठोस भी बताया था मैंने, जो किसी बीकर या किसी की पात्र की जो तली होती है उसमें क्या हो जाता है, वो बैठ जाता है। अवक्षेप ठोस होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, सिल्वर नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते ही, यानी सिल्वर नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते ही सिल्वर क्लोराइड का, किसका, सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। और अभिक्रिया इसमें लिख लेना, आप नोट कर लेना, AgNO3 क्रिया किससे कर रहा है, HCl से। किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या बना रहा है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। क्या बना रहा है, नाइट्रिक अम्ल। तो देखिए AgNO3 क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। HCl क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। आई भाषा में क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर क्लोराइड। और HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। तो ये अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि ये अभिक्रियाएं पलक झपकते ही क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। यानी कैसी हो जाती हैं, पलक झपकते ही क्या हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं। यानी कि इनके वेग को आसानी से नहीं माप सकते, यानी इनके वेग को हम आसानी से नहीं माप सकते, इतनी तेजी से संपन्न होती हैं। एक उदाहरण और देखिए कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कि जो अपने क्या होते हैं, पौधे होते हैं, और पौधों में क्या पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पाई जाती है। यानी पौधों में क्या पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। क्योंकि पौधे जो होते हैं कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी का अर्थ होता है कि पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अरे पोषण के आधार पर सजीव जगत के दो प्रकार, स्वपोषी और परपोषी। स्व माने स्वयं और पोषी माने पोषण करने वाले, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। तो स्वपोषी में कौन आते हैं, पेड़ पौधे। और परपोषी या जिसको विषमपोषी के नाम से भी जानते हैं। और विषमपोषी, विषम या पर माने दूसरे, जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं, परपोषी या विषमपोषी, जो दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम परपोषी के नाम से जानते हैं। जैसे मानव क्या एक परपोषी का उदाहरण है या एक विषमपोषी का उदाहरण है। आई समझ में? तो पोषण के आधार पर सजीव जगत के 2 टाइप से हो गए यहाँ पर। एक तो अपना कौन सा होता है, स्वपोषी, और एक होता है परपोषी। तो बात चल रही है कि अपने जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है, कैसा अर्ध आयुकाल, ये 10 की पावर -12 सेकंड होता है। कितना होता है इसका अर्ध आयुकाल, 10 की पावर 12 सेकंड, 10 की पावर -12 सेकंड। आई बात समझ में? तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
क्योंकि पादपों को अपना भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 9th में पढ़कर आप आए होंगे, 9th का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। 4 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एक जल H2O, एक प्रकाश सूर्य का प्रकाश, और एक पर्णहरित। और आप जानते हैं पत्तियों का जो रंग होता है ना हरा, वो पर्णहरित की वजह से होता है। जैसे मानव के रुधिर का रंग कैसा है, लाल है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की वजह से, HB वर्णक। पत्तियों का रंग कैसा है, हरा है, किसकी वजह से, पत्तियों का रंग हरा है, क्यों, उनमें पर्णहरित पाया जाता है। तो पादप अपना भोजन बनाने के लिए 4 कच्ची सामग्रियां चाहिए उन्हें, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरित, सूर्य प्रकाश वायुमंडल से मिल जाता है, पर्णहरित उनके पास है ही है, CO2 उनसे वायुमंडल से प्राप्त हो जाती है, और जड़ों के द्वारा वो जल अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य जानकारी। लेकिन सिलेबस चल रहा है हमारा तीव्र अभिक्रिया, और तीव्र अभिक्रिया में बता रहा हूं कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, इसका जो अर्ध आयु काल है वो 10 की पावर -12 सेकंड है। यानी ये अभिक्रिया इतनी तेजी से संपन्न होती है कि इनके वेग को हम आसानी से नहीं माप सकते, यानी ये पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती हैं। तो इस उदाहरण को आप लिख लो। तो देखिए तीसरा उदाहरण कौन सा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, हैंड डालना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पेड़ पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी हैं, उत्पादक भी हैं। आई इस बात समझ में, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। और प्रकाश संश्लेषण का मतलब कि जो प्रकाश की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि उनके पास भोजन बनाने के जो मानक हैं, जो कच्ची सामग्री की जो 4 साधन हैं वो उनके पास क्या है, उपलब्ध होते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा 9th के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था प्रकाश संश्लेषण, लेकिन आपके सिलेबस में जो हम पढ़ा रहे हैं वो तीव्र अभिक्रियाएं, और तीव्र अभिक्रियाओं में बस इतना ही बताया जा रहा है कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है ना, ये भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है, यानी पलक झपकते ही पूर्ण हो जाती है। इसके वेग को भी हम आसानी से नहीं माप सकते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया भी बहुत तेजी से क्या होती है, संपन्न होती है। तो अभिक्रिया लिख लेना, क्या अभिक्रिया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की, 6CO2 ठीक है ना, प्लस 12 H2O, यानी जल के कितने अणु हैं, 12, ठीक है ना। और अभिक्रिया के बाद यहां लिख लेना प्रकाश और पर्णहरित, क्योंकि पत्तियों का रंग कैसा है, हरा है, पर्णहरित की वजह से। मानव के रुधिर का रंग कैसा है, लाल है, किसकी वजह से, पर्णहरित, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की वजह से। इसके अलावा गाजर है, गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन नामक वर्णक पाया जाता है। इसके अलावा अपनी जो हल्दी होती है, हल्दी का रंग कैसा है, पीला है, कैसा है, पीला, क्योंकि इसमें करक्यूमिन नामक वर्णक पाया जाता है। गेहूं जो होता है वो सुनहरा होता है, क्योंकि उसमें ग्लूमेटिक नामक वर्णक पाया जाता है, ग्लूमेटिक नामक अम्ल पाया जाता है। तो वर्णक की वजह से, जैसे किसी का पीला कलर है, फूल पीला आता है, तो उसमें जेंथोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। आई बात समझ में। तो देखिए अब हम तो सिलेबस की तरफ ही ध्यान दो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल आपस में क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश एवं पर्णहरित। तो जो भी हमारे ताप, दाब, उत्प्रेरक होते हैं उनको हमेशा तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। ऐसा मैंने आपको जो रासायनिक समीकरण के में चरण मैंने आपको लिखाए थे, उसमें जो 11 नियम थे उन नियमों में मैंने आपको बताया कि जो ताप है, दाब है, उत्प्रेरक है, ये हमेशा तीर के चिन्ह के ऊपर लिखे जाते हैं, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद के मध्य में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। अभिकारक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कराते हैं, प्रारंभ कराते हैं। जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक या क्रियाकारक या अभिकर्मक के नाम से जाने जाते हैं। नोट करना इस बात को। तो देखिए अभिक्रिया को मैं पूर्ण कर रहा हूं कि 6CO2 प्लस यानी 12H2 यानी 12 H2O
और क्या बना रहे हैं, ये ग्लूकोज बना रहे हैं, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, यानी ग्लूकोज जो होता है ना, ये क्या हो गया, भोजन है। यानी पेड़ पौधे भोजन के रूप में कोई सब्जी नहीं बना रहे हैं या कोई चपाती नहीं बना रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं, C6H12O6, यही भोजन है उनका, क्योंकि इससे उनको कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है। और यानी इसी से पादप अपना क्या करते हैं, अपनी जो विभिन्न प्रकार के दैनिक क्रियाकलाप है उनको पूर्ण करते हैं। तो इसको अपक्रिया देखना, 6CO2 प्लस 12H2O, और अभिक्रिया के बाद C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो बात चल रही है तीव्र अभिक्रिया की। ये अभिक्रिया इतनी तेजी से संपन्न होती है, इसका जो अर्ध आयु काल है वो 10⁻⁻12 सेकंड है। कितना है इसका अर्ध आयु काल, यानी अर्ध आयु काल। अभी अर्ध आयु काल के बारे में और व्याख्या करूंगा, तो पहले इसका अर्ध आयु काल लिख लो आप, कि जो इसका अर्ध आयु काल होता है ना, अर्ध आयु काल वो 10⁻12 सेकंड है। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि भाई प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है ना, वो 10⁻10 सेकंड में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो अभिक्रिया होती है वो 10⁻10 सेकंड में, यानी पलक झपकते पूर्ण हो गई। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया है ना, इसका जो अर्ध आयु काल होता है वो 10⁻12 सेकंड है। अब देखना अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, इसके बारे में समझो पहले आप, अर्ध आयु काल क्या है। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि अर्ध आयु काल क्या है। तो देखिए, अभिकारकों की आदि मात्रा को, अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पादों में बदलने में, यानी अभिकारकों की जो आदि मात्रा है, अभिकारकों की जो आदि मात्रा है उसको उत्पादों में बदलने में जो लगा समय होता है उसको, उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। आई बात समझ में। अर्ध आयु काल क्या है, कि जो अभिकारक हैं, अभिक्रिया, अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, वो क्या हो गए, अभिकारक हो गए। तो जो अभिकारक जो होते हैं, समझना, जो अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक जो का आधा भाग, अभिकारकों का क्या, आधा भाग या आधी मात्रा को उत्पादों में बदलने में लगा समय, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पादों में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है। आई बात समझ में। तो इसको स्टार लगा के आप इसको भी नोट कर लो, यानी बाद में आप भूल जाएंगे कि भाई अर्ध आयु काल क्या होता है। तो अर्ध आयु काल की भी डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूँ। बोर्ड को साफ कर लेते हैं पहले, फिर इसको अर्ध आयु काल की आपको इसकी भी परिभाषा लिखा देता हूँ कि जो अभिकारक होते हैं ना, अभिकारक और अभिकारकों की आदि मात्रा को किसमें, उत्पादों में बदलने में जो लगा समय होता है ना, वो ही क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। तो जो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो CO2 है और जो जल है, इनके द्वारा जो ग्लूकोज बन रहा है या ऑक्सीजन बन रही है या जल बन रहा है, इसका यानी अभिकारकों का जो आधा समय यानी आधा मात्रा जो होती है तुरंत उत्पादों में बदल जाती है, तुरंत उत्पादों में बदल जाती है, यानी 10⁻12 सेकंड का क्या लगता है, समय लगता है। तो देखिए डेफिनेशन को नोट कर लो पहले आप, स्टार लगा के हैंड डाल लेना, अर्ध आयु काल। और पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है ना, इसका जो अर्ध आयु काल होता है वो कितना होता है, 10⁻12 सेकंड होता है। कितना होता है, 10⁻12 सेकंड। ठीक है ना। तो अर्ध आयु काल लिख लेना कि अभिकारकों की, किसकी, अभिकारकों की, अभिकारकों की, अभिकारकों की आदि मात्रा को, अभिकारकों की आदि मात्रा को, अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में, किसमें, उत्पाद में, उत्पाद में, उत्पाद में बदलने में लगा समय, उत्पाद में बदलने में, उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। उत्पाद में बदलने में लगा समय
लगा समय उस अभिक्रिया का, लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है, उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो ये हो गई आपकी तीव्र अभिक्रियाएं और तीव्र अभिक्रियाओं के दो उदाहरण, 3 उदाहरण बताए मैंने, तीनों को आप नोट कर लेना। साथ ही मैंने आपको अर्धायु काल के बारे में बताया। नेक्स्ट इसका जो अगला टॉपिक है वेग के आधार पर मंद अभिक्रिया। तो देखिए प्रिय छात्राओं, मंद अभिक्रिया के बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे कि भाई मंद अभिक्रिया क्या है, मंद अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण हैं, इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में व्याख्या करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लेना और अच्छी तरह से इसको आप याद कर लेना, क्योंकि इसके विपरीत है वो अभिक्रिया। तीव्र पड़ी है, मंद इसके कैसे विपरीत है। आई बात में मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में एक नए टॉपिक मंद अभिक्रिया के साथ। थैंक्स, ओके।